आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उपस्थित बहनों और भाइयों, परिवर्तन के 9 वर्ष से संबंधित इस विशेष कॉन्क्लेव को यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया है। ये वास्तव में 9 वर्षों की उस यात्रा के बारे में वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जो आज से 9 वर्ष पहले टीनेजर्स था, यानी जिसकी उम्र उस समय 10 वर्ष रही होगी, आज वह 18 वर्ष का हो चुका होगा, यानी बालिग होने की दिशा में अग्रसर हुआ है। तो नाबालिग से बालिग होने वाली उस पीढ़ी को उस उत्तर प्रदेश के बारे में अवगत कराने का है, जो आज से 9-10 वर्ष पहले अपने अभिभावक का, अपने माता पिता के हाथ पकड़ करके अपनी स्कूली लाइफ का प्रारंभ कर रहा था। इन 9 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ है, ये वास्तव में वे लोग नहीं समझ पाते हैं जो वहाँ की व्यवस्था से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। तो वह व्यक्ति उसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं अनुभव करता। लेकिन जो व्यक्ति उस एक पीरियड विशेष के बाद वहाँ आता है, उसको परिवर्तन दिखाई देता है। अगर मैं कहूँ कि भारत आज से 500 वर्ष पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तो लोगों को लगेगा कि ये तो मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये सच था। आज से 500 वर्ष से लेकर के 1500 वर्ष पूर्व तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 44 से 45% था। ये लगातार ये लंबे समय तक ये बना रहा है। कारण क्या था? याद करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जब सामूहिकता देखने को मिलती है और सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ समन्वय करके आगे बढ़ती हैं, तो उसके बेहतर परिणाम भी आते हैं। भारत के अंदर दुनिया के सबसे अच्छी लैंड और जल संसाधन थे। परंपरागत खेती, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की खेती होती थी, यानी पेट भरने के पर्याप्त संसाधन थे। हाँ, ये सही था कि भारत की एक बड़ी आबादी खेती किसानी पर प्राचीन काल से ही निर्भर थी, लेकिन आर्थिक उन्नति होती तब है जब उसके साथ साथ आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर भी हो, उसकी ताकत भी हो, और इसके लिए उद्योग धंधों का भी हो सकता है बहुत बड़े उद्योग न रहे हो, लेकिन लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का एक बेहतरीन तंत्र था, यहाँ डेवलप किया गया था। उस प्रकार के कारीगर, उस प्रकार के हस्तशिल्प, ये उसका एक बहुत अच्छा ताना बाना भारत के पास मौजूद था। भारत से बनी भी इन वस्तुओं को व्यापार करने के लिए
भारत का व्यापारी उसको न केवल भारत के अंदर बृहत्तर भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता था, बल्कि दुनिया के बाजार तक भी पहुंचाने का काम करता था। जब भारत के पास ये ताकत थी कि वहां पर अच्छी खेती बाड़ी, खेती किसानी हो, मैन्युफैक्चरिंग की ताकत हो और वहां के स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की भी व्यापक संभावनाएं हों, तो उसको दुनिया की आर्थिक ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता। याद करिए, दुनिया के अंदर जो आज आर्थिक समृद्धि आपको दिखाई दे रही है, इसका जो इतिहास है वो 400-500 वर्षों का है। भारत ने ये समृद्धि पहले पाई है, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने जब अपने स्वयं के संसाधनों पर विश्वास करना बंद कर दिया, अपने यहाँ के इनोवेशन को प्रोत्साहित करना बंद कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हमारी बाधित हुई, तो हम विपन्न होते गए। हमारे यहां तो टूरिज्म किस रूप में जाता था, यानी मान्यता क्या थी? उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए क्या था? केदारनाथ में अगर जलाभिषेक करना है तो रामेश्वरम का जल लेके आना है, और रामेश्वरम में जलाभिषेक करना है तो गंगोत्री का जल लेकर के आप जाइए। लोग जाते थे उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे देश को एकजुट करने का, पूरब से पश्चिम को जोड़ने का, ये सभी माध्यम थे और लोग आते थे, जाते थे, व्यापक पैमाने पे जाते थे। गांव का गांव यात्रा में निकलता था। एक उम्र के बाद लोग मान लेते थे कि भाई अब इनकी उम्र हो गई है, अब ये तीर्थाटन पे निकले। जिन लोगों को लगता था कि ये यात्रा दुर्गम है, द्रोह है, तो उसको ये मान लिया जाता था कि भाई इसकी अंतिम विदाई भी कर दो। यानी जीवन को हर प्रकार से लोगों ने इस रूप में बनाया था कि कोई किसी के ऊपर बोझ न बने। सिस्टम को इस रूप में आगे बढ़ाने का काम किया गया था, और तब भारत विश्व गुरु था। आक्रमण प्रारंभ हुए, हमारे शोध और विकास की संभावनाओं को बाधित किया गया। पहले पिछले 1000 वर्ष के अंदर भारत ने जितने आक्रमण सहे, जितने अत्याचार सहे, जितना शोषण देखा, और उस सबके बावजूद भी टिका हुआ है, ये दुनिया के अंदर बहुत कम जगहों पर देखने को मिला है कि इतने अत्याचारों के बाद भी, उन झंझावतों के बाद भी, उनका मुकाबला करते हुए भी भारत अपने अस्तित्व को